स्टूडेंट्स, हम लोग मुगल काल का आज अंतिम क्लास करने जा रहे हैं और ये क्लास संबंधित होगा एक लंबे अध्ययन के बाद। हम लोग आज के क्लास में ये जानेंगे कि आखिर यह विशाल साम्राज्य जो सफलतापूर्वक 200 वर्षों तक शासन करता रहा, आखिर क्यों कर पतन का शिकार हुआ। और उसके बाद हम लोग आधुनिक काल में कल से प्रवेश करेंगे और उसको भी अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। जहाँ तक मुगल काल का प्रश्न है तो यह साम्राज्य अपने वैश्विक के परिवेश में अन्य साम्राज्यों से कम नहीं था। उस समय वैश्विक परिवेश में अगर हम लोग देखें तो खलीफाओं का काल उस्मानिया सल्तनत था। इसके अलावा रूस में रोमनों वंश की सत्ता थी और इसी तरीके से ऑस्ट्रिया का एक बड़ा साम्राज्य था। तो उन्हीं साम्राज्यों के सापेक्ष जो है भारत में भी एक विशाल साम्राज्य था और उसका 18वीं शताब्दी में पतन होना शुरू हुआ। तो प्रश्न ये उठता है कि आखिर मुगल साम्राज्य का पतन क्यों हुआ। इस परिवेश में ये एक बात बताना चाहते कि पतन और अंत ये दोनों एक नहीं है। आमतौर पे पतन का सामान्य अर्थ लोग ले लेते हैं कि उसका समापन हो गया, अंत हो गया, ठीक है। पतन का अर्थ ये होता है कि जो उसकी मूलभूत विशेषताएं थी उस अंपायर की या उस समय की, वो समाप्त हो गई और वो चीज जीवित रहा, लेकिन अपने चरमोत्कर्षीय विशेषताओं के आधार पर नहीं, बल्कि उन विशेषताओं में कमी आ गई, उनके गुणों में कमी आ गई। तो गुणों में कमी जो आ जाती है किसी भी साम्राज्य की सभ्यता के लिए, तो हम उसको कहते हैं कि उस सभ्यता या उस साम्राज्य में पतन हो। तो यहाँ गुणों का मुगल साम्राज्य का अर्थ क्या है कि उसका क्षेत्र काफी विस्तृत था, उसमें कमी आ गई। उसका प्रशासन काफी मजबूत था, प्रशासन जो है वो शिथिल होने लगा। उसका प्रभाव काफी अच्छा था, उसके प्रभाव में कमी आ गई। और कृषि उद्योग उन्नत अवस्था में थे, तो कृषि और उद्योग में अवनति आ गई, इतनी कमी आ गई। तो ये सब चीजें होने के कारण हम कहते हैं कि उसका पतन होने लगा और उसके जगह पर क्या हुआ, छोटे छोटे दूसरे साम्राज्यों का उदय होने लगा और अंत में ब्रिटिश जो है भारत पर कब्जा करने में सफल हुआ। और फिर इसका अंत कब होता है, तो 1857 के विद्रोह के बाद 1858 में जो ब्रिटिश संसद के द्वारा घोषणा की जाती है, उस घोषणा के माध्यम से मुगल साम्राज्य का अंत होता है। उस अंत के पहले 150 वर्षों तक ये पतन के दौर से गुजरा। तो अंत और पतन में ये अंतर आपको समझना काफी जरूरी है। अब प्रश्न ये उठता है कि मुगल साम्राज्य का पतन कैसे हुआ। तो देखिए, साम्राज्य का उत्थान और पतन इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। जब से दुनिया बनी है तब से इस धरती पर कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं रहा जिस क्षेत्र पे कोई साम्राज्य या कोई वंश जो है वो शुरू से लेकर आज तक शासन कर रहा है। हर दौर में नए नए वंशों का, साम्राज्यों का उदय हुआ, उत्थान हुआ और फिर उसका निश्चित प्रक्रिया के अनुसार पतन भी हुआ। अब प्रश्न ये उठता है कि निश्चित प्रक्रिया के अनुसार पतन के क्या अर्थ है, क्या मीनिंग्स है। तो उसका जवाब ये है कि जो ये धरती है, धरती पर की व्यवस्थाएं हैं, वो हमेशा परिवर्तनशील रही है। जैसे इसको एक छोटा सा एग्जांपल आप लें कि पाषाण काल हम लोग पढ़े थे, याद है। तो पाषाण काल में भी राजनीतिक व्यवस्था रही होगी, लेकिन वो राजनीतिक व्यवस्था कैसी रही होगी, कबीलाई रही होगी। यानी 10 लोग 20 लोग मिल करके अपने साथ अपने सुरक्षा के लिए एकत्र हुए होंगे कि हम जानवरों से अपने आप को सुरक्षित रखें। तो उसमें जो बलशाली व्यक्ति होगा 10-20 लोगों में, उन लोगों को अपना नेता वो चुन लिया होगा ऑटोमेटिकली कि ये लड़ता अच्छा है जानवरों से, ये हमारी सुरक्षा अच्छे से करेगा। तो उस कंटेक्स्ट में वो चुना गया कबीलाई राजा, कबीलाई व्यक्ति ही राजा हो जाया करता था। लेकिन ये परिस्थितियां फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली जो है वो चेंज की। अब लोगों ने आग का आविष्कार कर लिया,
फिर लोगों ने खेती करनी शुरू की, जीवन में स्थायित्व आया, जनसंख्या में वृद्धि हुई। तो वो जो गुफाओं में लोग रहते थे उस समय की जो व्यवस्था थी वो उपयोगी नहीं रही। अब बजाते तौर पे ग्रेजुअली बढ़ते बढ़ते जो है एक राजतंत्र का रूप भर करके सामने आया, राजा बनने लगा और फिर वो वंशानुगत। और इस परिवर्तन में तकनीक का बहुत बड़ा योगदान रहा। हर दौर में तकनीकी परिवर्तन जैसे ही आए वैसे ही राज व्यवस्था में भी परिवर्तन आया और पूर्व का राज व्यवस्था पतनशील हुआ ग्रेजुअली और फिर उसका अंत हो गया। तो भारतीय उपमहाद्वीप में भी ये प्रक्रिया हमेशा परिवर्तनों के दौर से गुजरी है और नए नए वंशों का उदय हुआ, पुराने वंशों का अंत हुआ, पतन हुआ। तो मुगल साम्राज्य का पतन भी कुछ इसी दृष्टिकोण से देखने की जरूरत है। लेकिन ये इतना बड़ा साम्राज्य था, इतना इसका प्रभाव था कि इसके पतन पर इतिहासकारों के बीच काफी विवाद था। किसी इतिहासकार ने पारंपरिक कारणों की ओर उल्लेख ज्यादा किया है कि नहीं इसी के वजह से पतन हुआ। पारंपरिक कारण का मतलब वो कि वो कारण जो सब साम्राज्य के लिए पतन के लिए उत्तरदायी होगा। और विशेष कारण का उल्लेख कुछ इतिहासकारों ने किया है। तो विशेष कारण का यहाँ अर्थ यह है कि यह कारण सिर्फ और सिर्फ अमुक साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी है। तो मुगल साम्राज्य के पतन को भी हम लोग दो खंडों में बांटकर अध्ययन करेंगे। एक मुगल साम्राज्य के पतन का सामान्य कारण और दूसरा मुगल साम्राज्य के पतन का विशेष कारण। मुगल साम्राज्य के पतन का सामान्य कारण का अर्थ ये हुआ कि ये वो कारक थे जो पूर्व के अन्य साम्राज्यों के पतन के लिए भी उत्तरदायी थे, सिर्फ मुगलों के लिए उत्तरदायी नहीं थे। मतलब भारतीय उपमहाद्वीप में कोई भी साम्राज्य अगर खड़ा हुआ हो तो कुछ समयों के बाद जो है उसमें पतन के लक्षण स्वयं उत्पन्न हो जाते हैं। एक लंबे समय तक शासन करने के बाद वो दुर्गुण उस साम्राज्य में उत्पन्न हो जाता है और वही दुर्गुण उसके पतन का कारण बनता है। तो इस प्रकार के सामान्य कारणों का पता जो है इतिहासकारों ने लगाया और देखा कि प्राचीन काल से लेकर के मध्यकाल तक ये सामान्य कारण हर वंश के पतन के लिए उत्तरदायी, जिसमें मुगल वंश भी शामिल है। यानी मुगल वंश के पतन के लिए भी वही सामान्य कारण कुछ उत्तरदायी थे जो पूर्व के वंशों के पतन के लिए उत्तरदायी थे। तो हम लोग सबसे पहले उन्हीं सामान्य कारणों का एक्सप्लेनेशन करेंगे। उसमें सबसे पहले है साहब कि अयोग्य उत्तराधिकारी यानी इनकम्पिटेंट सक्सेसर। देखिए ये दौर क्या था, तो ये दौर राजतंत्र का दौर। राजतंत्र में शासन की सफलता राजा की योग्यता पर निर्भर करती है। अगर राजा योग्य है, शक्तिशाली है, महत्वाकांक्षी है तो वो साम्राज्य स्वयं उत्थान की ओर बढ़ेगा। तो आरंभिक जो मुगल थे, जैसे बाबर को लीजिए या हुमायूं को लीजिए या अकबर को, जहांगीर को, शाहजहां को या औरंगजेब को, तो हर के दौर में विपरीत परिस्थितियां पैदा हुई। सबसे विषम और विपरीत परिस्थितियां तो बाबर के समक्ष आई, लेकिन अपनी योग्यता और महत्वाकांक्षा के कारण वो चारों का चारों युद्ध जीतने में सफल रहा और उसके बाद भारत में मुगल वंश की स्थापना करने में सफल रहा। तो सबसे बड़ी योग्यता उसकी। हुमायूं के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, एक निकम्मा शासक था, एक आलसी शासक था, एक अदूरदर्शी शासक था। ये सब बातें अपनी जगह पर सही, लेकिन एक तो सफलता उसकी मानी जा सकती है कि निर्वासित हो गया, लेकिन निर्वासन के बाद भी सत्ता की प्राप्ति की आकांक्षा उसमें जगी रही। और यही कारण था कि 15 वर्षों के निर्वासन के बाद भी वो ईरान के शाह के समर्थन प्राप्त करके भारत में पुनः मुगल वंश को स्थापित करने में वो सफल रहा। तो सारे विफलताओं के बावजूद हुमायूं की यह महत्वाकांक्षा मुगलों के पुनरुदय का कारण बना। इसी ढंग से अकबर को महान बोलते हैं, लेकिन अकबर महान यूं ही नहीं हो गया था। अकबर के सामने भी विषम परिस्थितियां थी। अभी तक मुगलों का कोई प्रशासनिक ढांचा विकसित नहीं हुआ था। अभी तक मुगलों का स्थानीय लोगों के साथ समन्वय नहीं हुआ था। यहाँ की अधिकांश जनता हिंदू थी
और मुगल बहुत अल्पमत में थे। साथ ही साथ जो पूर्व के अफगान थे उसके भयंकर शत्रु थे। तो ये एक सैद्धांतिक रूप से ऐसी विषम स्थिति थी जिसमें मुगल वंश की चिरस्थायी होने की कामना नहीं की जा सकती। तो एक तरीके से कहिए कि सबसे बड़ा चैलेंज, ये सबसे बड़ा जो चुनौती था वो अकबर के पास था, और अकबर ने इन सारे चुनौतियों का सामना किया, अर्थात सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था बनाया, यहाँ के राजपूतों के साथ समन्वय किया, सांस्कृतिक क्षेत्र में ऐसे ऐसे काम किए कि उसने समन्वय की भावना को आगे बढ़ाया और फिर मुगल वंश को स्थायित्व प्रदान कर दिया। इतना अस्थायी कि आगे का शासक जहांगीर जो था उसको शासन करने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। लेकिन जब शाहजहां का दौर आया तो मनसबदारी व्यवस्था जो अकबर द्वारा स्थापित किया गया एक बहुत अच्छा व्यवस्था था, उसमें टूटन आने लगा। लेकिन शासक शक्तिशाली था, महत्वाकांक्षी था, उस टूटन के बावजूद भी मुगल साम्राज्य अक्षुण्ण रहा। इसका चरमोत्कर्ष जब हम लोग औरंगजेब के काल में देखते हैं तो उस समय अगर इसी के साथ स्थान पर कोई दूसरा शासक आयोग होता तो हो सकता था कि मुगल साम्राज्य की पतन की प्रक्रिया 1657 या 58 से ही शुरू हो जाती। लेकिन औरंगजेब की योग्यता थी कि उसने इस पतन को रोके रखा। लेकिन जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो उसके बाद अयोग्य उत्तराधिकारियों के लंबा क्रम चल पड़ा। बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, फर्रुख सियर, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय और अंत में जो है बहादुर शाह जफर या द्वितीय। ये जितने नाम आपको गिनाए कुल 11 शासक थे औरंगजेब के बाद, जिसकी शक्तिहीनता और अयोग्यता के कारण इस पूरे 150 वर्षों के शासनकाल को उत्तर मुगल काल कहा जाता है, लेटर मुगल काल कहा जाता है। लेटर या उत्तर शब्द ही आ जाता है जब किसी भी इतिहास में, तो इसका मतलब होता है कि पूर्व के वैभव के तुलना में उसमें पतन हो गया। तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल वंश का अंत नहीं हुआ। आमतौर पर यह मान लिया जाता है मुगल वंश का पतन हुआ, जिसका अर्थ यह हुआ कि औरंगजेब के बाद उसके जो उत्तराधिकारी थे वो इनकम्पिटेंट थे, अयोग्य थे, शासन करने के लायक नहीं। जो समस्याएं थी उन समस्याओं के समाधान के योग्य नहीं थे, महत्वाकांक्षी नहीं थे। तो ऐसी स्थिति में अयोग्य अगर लोग आ जाएगा तो वो वंश बहुत दिन तक जीवित नहीं रह सकता है और उसमें पतन के लक्षण आ सकते हैं। तो पारंपरिक कारण होने के बावजूद भी ये कारण महत्वपूर्ण है, इसको हटाया नहीं जा सकता। विशिष्ट कारण भी भूमिका निभाएगा, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर ये योग्य उत्तराधिकारी होता तो जो विशिष्ट कारण आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हो सकता था कि उसका समाधान हो जाता। लेकिन शासक ही जब अयोग्य है तो ऐसी परिस्थिति में जो विशिष्ट कारण उत्पन्न होने वाले थे पतन के लिए, उसको ये समाप्त करने में सफल नहीं हुआ। अब देखिए दूसरा हमने लिखा है कि उत्तराधिकारी के नियम का अभाव, लैक ऑफ सक्सेसर लॉ। आमतौर पे भारतीय परिवेश में जो नियम था उत्तराधिकार का वो ये था कि जो ज्येष्ठ पुत्र होगा वो राजा का उत्तराधिकारी होगा। यदि ज्येष्ठ पुत्र अयोग्य निकला, निकम्मा निकला, अपाहिज निकला, तो फिर राजा अपने किसी दूसरे पुत्र को राजकुमार बनाता था। राजकुमार बनाना इस बात का प्रतीक था कि इस राजा के बाद या मृत्यु के बाद यही व्यक्ति अगला राजा होगा। इसलिए भारतीय परिवेश में बहुत बड़ा उत्तराधिकार का मामला समझ दिखाई नहीं पड़ता है। हालांकि गुप्त वंश में समुद्रगुप्त के समय में दिखाई पड़ता है, लेकिन बड़ा उतना विकराल नहीं था। मुगलों का जहां तक प्रश्न है तो इनका जो रूट है वो तुर्किश है। इनकी जो उत्पत्ति है वो तुर्की उत्पत्ति है। इसीलिए इनके पास जो उत्तराधिकार का नियम था वो इंडियन नहीं था, तुर्किश था। और तुर्किश नियम क्या था कि शासक अपने साम्राज्य को मृत्यु के पूर्व अपने जीवित बच्चों के बीच बांट देता था। और ये इन लोगों ने चंगेज खां से लिया। चंगेज खां ने बड़े विशाल साम्राज्य की स्थापना की। 3 महादेश में चंगेज खां का साम्राज्य फैला हुआ था, एशिया में, यूरोप में और अफ्रीका में। तो उतने बड़े साम्राज्य पर एक व्यक्ति द्वारा शासन करना संभव नहीं था। इसलिए
अपने पुत्रों के मध्य उसने अपने विशाल साम्राज्य को बांट दिया और ये सफल हो गया, क्योंकि साम्राज्य बहुत बड़े थे। लेकिन उस थ्योरीज को, उस सक्सेसर लॉ को ऐसे देश में जो एक यूनिट के रूप में, इकाई के रूप में वहां लागू नहीं किया जा सकता। भारत एन केन प्रकारेण अगर देखें आप, तो शुरू से ही राजा 10, 20, 50 रहे हों वो अलग बात है, लेकिन भौगोलिक रूप से भारत का एक देश के रूप में पहचान अनादिकाल से बनी रही, ना चाहते हुए। तो ऐसे देश में मुगलों के द्वारा मंगोलियन और तुर्की सक्सेसर लॉ को लागू करना ये अव्यवहारिक था, ये व्यवहारिक नहीं था। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए कि बाबर जब मर रहा था तो क्या किया था उसने, इसी मंगोलियन सक्सेसर लॉ को, उत्तराधिकार के नियम को के तहत उसने अपने तीनों पुत्रों यानी हुमायूं, कामरान और अस्करी के मध्य, और हिंदाल, चारों पुत्रों के मध्य जो है वो साम्राज्य का विभाजन कर दिया। और विभाजन कर दिया तो ये हुमायूं के लिए दुर्दिन साबित हुआ, मुगल वंश के पतन के लिए दुर्दिन साबित हुआ, और उसी के कारण से आपसी भाइयों के क्लैश की वजह से इसका पतन हो गया हुमायूं का, और 15 वर्षों तक निर्वासित जीवन व्यतीत करना पड़ा। तो सक्सेसर लॉ में ही पतन के कारण नहीं कि साम्राज्यों के राजकुमारों के मध्य साम्राज्य का विभाजन। तो ये जो मनोवृत्ति थी तो हर राजकुमार महत्वाकांक्षी हो जाता, और इसके परिणाम स्वरूप मुगल साम्राज्य में गृह युद्ध की परंपरा चली। आप देखिए गौर से, हुमायूं जब मरा तो अकबर शासक बना, तो अकबर का शासन बनना निष्कंटक नहीं था। उसके शासनकाल के में भी अबुल माली का विद्रोह हुआ, अबुल माली शासक बनना चाहता। अकबर जब मृत्युशैया पर था तो जहांगीर के लिए निष्कंटक नहीं था, उस समय भी उसी का पुत्र खुसरो जो है वो शासक बनना चाहता था। जहांगीर का अंतिम समय आया तो शहरयार और खुर्रम यानी शाहजहां के बीच उत्तराधिकार का युद्ध, और शाहजहां के पीरियड में तो अंत हो गया उत्तराधिकार के गृह के चारों शहजादे एकदम खूनी संघर्ष में पिल गए, और अंत में औरंगजेब जो है अपने 3 भाइयों और 2 भतीजों और 3 भतीजों की हत्या के बाद मुगल साम्राज्य का सम्राट बनने में सफल रहा। तो ये जो उत्तराधिकार का युद्ध हुआ, तो इससे साम्राज्य दैनंदिन कमजोर होता चला गया। अगर सारे भाई मिल करके शासन करते, एक दूसरे का सहयोग करते, तो ज्यादा शक्तिशाली होता। लेकिन आपसी संघर्ष ने, आपसी गृह युद्ध ने इन मुगलों को क्या किया, अंदर से जो है खोखला करना शुरू कर दिया, और अंत में इतना खोखला हुआ कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद पहले तो शहजादे जो है वो आपस में संघर्ष करते थे, अब शहजादों की भूमिका खत्म हो गई। अब उसके स्थान पर जो दरबार में अमीर वर्ग था, वो अमीर वर्ग शासक निर्माता बनने लगा। आप औरंगजेब की मृत्यु के बाद पढ़िएगा आधुनिक काल में कि दरबार में 3 या 4 दलों का उदय हो गया था। एक हिंदुस्तानी दल था, दूसरा तुरानी दल था, तीसरा ईरानी दल था, और चौथा अफगानी दल था। और हर दल अपने अनुकूल शासक बनाने के लिए षड्यंत्र में शामिल था। तो उसमें सबसे पहले जो सफलता मिली वो हिंदुस्तानी दल को, सैयद बंधु उसके नेता थे, हुसैन अली खां, अब्दुल्ला खां, और प्रारंभ के जितने शासक हुए जैसे जहांदार शाह, फर्रुख सियर, रफीउज शान, रफीउज दर्जात और मोहम्मद शाह, ये 5 शासकों को बैठाने वाला जो व्यक्ति था, जो दल था, वो हिंदुस्तानी दल था, सैयद बंधु। इसीलिए सैयद बंधु को नृत्य निर्माता कहते हैं। उसके बाद तुरानियों का प्रभाव वहां आ गया दरबार में, फिर ईरानियों का प्रभाव आ गया। ईरानियों का प्रभाव इतना आया कि उन लोगों ने, साहब आप देखिएगा कि आलमगीर द्वितीय को जो है आंखें फोड़वा दी, शाह आलम द्वितीय की आंखें निकलवा ली, अंधा बन के शासन करता रहा। किसने आंखें निकलवाई?
तो अमीरों ने निकलवाई। तो इस ढंग से गृह युद्ध इतना ज्यादा विकराल हो गया कि बाद में अमीर वर्ग गृह युद्ध में शामिल हो गया, जिसके वजह से सम्राट की शक्ति पूरी तरीके से निष्प्रभावी हो गई, पतनशील हो गई। तो जब सम्राट ही शक्तिशाली नहीं होगा तो फिर साम्राज्य कहां से शक्तिशाली होगा। तो इस प्रकार से ये उत्तराधिकार का नियम का अभाव भी जो है वो मुगल वंश के पतन का कारण। हम जितनी भी बातें बता रहे हैं समझाने के अंदाज में बता रहे हैं, आपको जो नोट्स दिया गया उसमें सारी बातें A to Z लिखी हुई है। तो आप एक बार समझ जाइए, उस नोट्स को पढ़िएगा तो आपको हमेशा के लिए पूरी बातें याद आ जाएगी। ठीक है, फिर इसका टेस्ट भी दीजिए, मेंस का भी टेस्ट दीजिए, सिर्फ पीटी का नहीं। तो जितना आप मुगल पढ़ चुके हैं उसमें आपके पास सारा मटेरियल्स है, बुक अवेलेबल है, तो इसका टेस्ट जैसे ही दीजिएगा तो ऐसे ही आपका सब्जेक्ट पे ग्रिप है। टेस्ट का अर्थ सिर्फ ये नहीं होता है साहब कि ऑब्जेक्टिवली होंगे, ऑब्जेक्टिवली इसका एक प्रथम चरण है टेस्ट का। आप दूसरे स्टेज में प्रवेश कीजिएगा तो आप मेंस का टेस्ट दीजिएगा, और जैसे ही आप टेस्ट दीजिएगा आप मेंस का, आपका मनोबल काफी उच्च हो जाएगा और आप क्रिएचर बन जाएंगे। आपके पास योग्यता आ जाएगी कि आप किसी भी विपरीत पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम हो। तो ये सब प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ेगा। अब भारी नहीं लगेगा जब चीजों का समझा हुआ होगा, एक बार कलम चलेगा तो फिर आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि हमारे पास इतनी बड़ी योग्यता थी कि हम इतनी अच्छी अच्छी बातें लिख सकते हैं। इसलिए स्मूथली पढ़ाई को आगे बढ़ाते जाइए, और जो रिक्वायरमेंट है पढ़ाई का समझने का, उस सारा रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लीजिए पहले। उसके बाद परीक्षा आपके लिए खेल बन जाएगा, कोई टफ नहीं रहेगा। आप देने में अनुभव करेंगे, प्रसन्नता का अनुभव करेंगे कि हमको अपने विलक्षण प्रतिभा को दिखाने का अवसर आज मिल रहा है। लेकिन बिना तैयारी के अगर जाएंगे तो उसी में टेंशन होता है। बात समझ में आ रही कि नहीं? अब देखिए साहब, अगला है स्वतंत्र राज्यों का उदय। तो ये इसी से इंटरलिंक्ड है कि जब उत्तराधिकारी का युद्ध चल रहा था और मुगल दरबार में गृह युद्ध की स्थिति बन गई, गृह युद्ध के बाद आगे चल कर करके जो है वो अमीर वर्ग ने अपना अपना गुट बना लिया, और हर अमीर वर्ग चाहने लगा कि मेरे मनोनुकूल शासक बने, मेरा प्रभाव दरबार में हो। इसकी परिणति क्या हुई? इसकी परिणति ये हुई कि मुगल साम्राट के वैभव में कमी आई। अब जब वैभव में कमी आई, यानी मुगल सम्राट जो है वो का शक्तिशालिता समाप्त हुई, शक्तिहीनता आ गई, तो दरबार में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उस समय मुगल सम्राट से ज्यादा महत्वाकांक्षी और शक्तिशाली थे। जैसे एक नाम बताते हैं आपको, निजामुल मुल्क चिनकिल्स खां का नाम आप सुनेंगे। ये मुगल उत्तरवर्ती मुगल काल में जब मुगल अमीरों का वर्ग प्रभावशाली हुआ तो ये तुरानी दल का सदस्य था, निजामुल मुल्क चिनकिल्स खां। इसको मुगल सम्राट के द्वारा वजीर बनाया गया, यानी प्रधानमंत्री। लेकिन दरबार के षड्यंत्र के कारण जो ये दुखी हो गया, और 1724 ईस्वी या 22 ईस्वी में जाकर के हैदराबाद में एक स्वतंत्र रियासत की स्थापना। इसी प्रकार मुर्शिद कुली खां, ये अपने आरंभिक जीवन में एक ब्राह्मण था, दक्कन का, मुसलमान बना। तो इसको लेटर मुगल पीरियड में 17 औरंगजेब के टाइम में ही, औरंगजेब के कालीन का बहुत बड़ा ये मनसबदार था। इसको भूराजस्व व्यवस्था में बहुत महारत हासिल थी। जो स्थिति राजा टोडरमल की थी अकबर के समय में, वही स्थिति जो थी मुर्शिद कुली खां का औरंगजेब के समय में थी। तो औरंगजेब ने इसे वृहद प्रांत बंगाल का सूबेदार बनाया था। लेकिन औरंगजेब के जब मृत्यु हुई, दरबारी षड्यंत्र अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंचा, तो यही मुर्शिद कुली खां ने बंगाल में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। इसी प्रकार से सादत खां बुरहान मुल्क, इसे भी अवध का सूबेदार बनाया गया था। तो मुगल दरबार के षड्यंत्र से लाभ उठा करके और शक्तिहीनता से लाभ उठा करके इसने अवध की रियासत की स्थापना कर दी। तो मुगलों के पतन के दौर में जो क्षेत्रीय शक्तियों का उदय होने लगा, मुन्ना भाई, जो क्षेत्रीय शक्तियों का उदय होने लगा, तो इन क्षेत्रीय शक्तियों ने धाराशायी हो रहे मुगल वंश को और ज्यादा तीव्र गति से गिराने का काम।
क्योंकि अब तो इनके बीच भूभाग ही निकल गया। नाम मात्र के ये दिल्ली के मुगल सम्राट की प्रभुता को स्वीकार करते थे, ये तीनों जो हमने नाम लिया अभी, लेकिन व्यवहारिक रूप से ये स्वतंत्र थे। तो जो राजस्व इन राज्यों से आता वो राजस्व तो रुक गया वहीं। सिर्फ वर्ष में एक बार कोई नजराना जो है भेंट कर दिया, उसी से मुगल सम्राट खुश कि चलो खाने पीने का व्यवस्था हो गया। तो शक्ति टूट करके कहां भाग रही थी? बंगाल भाग रही थी, अवध भाग रही थी, हैदराबाद भाग रही थी। तो शक्तिशाली हो रहा था क्षेत्रीय राज्य। तो जब क्षेत्रीय राज्य शक्तिशाली होगा तो केंद्र कमजोर होगा। तो केंद्र कमजोर हुआ तो केंद्र में कौन था? मुगल था। तो इसका मतलब मुगल का पतनशील हुआ। तो क्षेत्रीय राज्यों का उदय जो हुआ स्वतंत्र राज्यों का, इसने भी मुगल वंश के पतन में महती भूमिका अदा की। क्लियर? सब एक एक पॉइंट समझते हुए चलिए। अब ये सब परिवेश तो था ही अपनी जगह पे। इसी समय सोने पे सुहागा पतन पर यह हुआ कि शक्तिहीन तो था ही मुगल वंश, ऐसे में दो आक्रमण हो जाते हैं विदेशी, और ये दोनों आक्रमण जो है काफी विध्वंसकारी थे। पहला तो जो आप आक्रमण हुआ आपको साहब 1739 ईस्वी में, ये नादिर शाह। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन कहने के पीछे क्या कारण है, या क्यों ये उपमा दी गई? आगे क्यों उपमा दी गई? तो नेपोलियन एक ऐसा व्यक्ति था यूरोप में कि जिसका उदय तो फ्रांस में हुआ, ठीक है, लेकिन उसने सारे यूरोपीय राष्ट्रों को रौंद डाला और एक तरीके से सारे पर कब्जा कर लिया, और ऑस्ट्रिया के साम्राज्य के लिए एक चैलेंज बन गया। तो खैर उसके इस नीति के तहत उसका खुद का ही पतन हो गया। सारे यूरोप के राज आपस में मिल गए और वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन को पराजित कर दिया, और फिर कुछ वर्षों के बाद उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन नेपोलियन प्रतीक बन गया किस बात का? तो प्रतीक बन गया कि यूरोप को जीतने का प्रतीक, यानी फ्रांस के साम्राज्य के विस्तार का प्रतीक बन गया। तो उसी प्रकार ये ईरान का शासक था नादिर शाह, लेकिन इसने अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया था, अगल बगल के जितने क्षेत्रों को जीत लिया। इसी कारण से इसे ईरान का नेपोलियन कहा। इसका आक्रमण हुआ 1339 ईस्वी में। शासक भारत में कौन था उस समय? तो मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह इसके आक्रमण का सामना करने में पूरी तरीके से विफल रहा, और करनाल के युद्ध में इसकी ऐसी की तैसी हो गई। किसकी? मोहम्मद शाह, जो अवध का नवाब था या राजा था, उसने सहयोग किया था मुगल वंश का, लेकिन बाद में चलकर के नादिर शाह से खुद मिल गया कि आप आक्रमण कीजिए, आपको 20 करोड़ रुपया मिलेंगे। तो ये सब सारी चीजें थी, और उसके बाद हल्ला उड़ गया साहब कि नादिर शाह मर गया। तो नादिर शाह के सैनिक पर दिल्ली के लोगों ने आक्रमण कर दिया, और नादिर शाह सो के उठा, ये क्या हुआ? तो उसने फिर कत्लेआम की इजाजत दे दी। कहा जाता है कि एक दिन में 30,000 दिल्ली में लोग मारे गए। कत्लेआम रुका तब जब मोहम्मद शाह ने अपनी पगड़ी जो है वो नादिर शाह के कदमों पे रखी। और फिर जितना मुगलों का वैभव था, जिसमें सबसे बड़ा था तख्त ताऊस, जिस पर शाहजहां बैठा करता था, उसको लेके चला गया। बहुत सारा दौलत लेके चला गया। अभी ये आक्रमण के प्रभाव खत्म ही नहीं हुए कि फिर अफगानिस्तान में एक शासक का उदय है जिसका था अहमद शाह अब्दाली। इसको दुर्रे दुर्रानी कहा जाता था। अहमद शाह अब्दाली, दुर्रे दुर्रानी का मतलब विश्व का शासक, बहुत विध्वंसक शासक था। आज भी अफगानिस्तान के लोग अपना आइडियल जो मानते हैं वो अहमद शाह अब्दाली को मानते हैं। तालिबानियों का जो शासन हुआ तो उसका जो राष्ट्रपति भवन है वहां देखिएगा तो मेन इसमें जो है अहमद शाह अब्दाली का फोटो लगाया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि तालिबानी ये मानते हैं कि हमारा आदर्श कौन है? तो अहमद शाह अब्दाली। अब अहमद शाह अब्दाली के आदर्श मानने के पीछे आप समझ लीजिए कि तालिबानियों का उद्देश्य क्या है। तो खैर वो एक अलग विषय है, उस पर हम नहीं जाना चाहते। लेकिन अहमद शाह अब्दाली ने 1748 से आक्रमण करना भारत पर शुरू किया।
और कंटिन्यूअस आक्रमण किया 5 आक्रमण, उसके कुल 7 आक्रमण हुए, लेकिन 5 आक्रमण जो हुआ वो मुगलों के खिलाफ और 6ठा तो मराठों के खिलाफ। अब मुगल इतने शक्तिहीन हो गए कि मुगलों के स्थान पर मराठों का उदय हो गया। अब सत्ता जो है का केंद्र मराठे बन गए, लेकिन मराठों को भी अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत के तृतीय युद्ध में 21 जनवरी 1761 ईस्वी को पराजित कर दिया। नहीं, 1765 ईस्वी को पराजित कर दिया। उसके बाद फिर मराठों की शक्ति पूरी तरीके से खत्म हो गई। फिर अंतिम आक्रमण एक और करता है, फिर उसके बाद अहमद शाह अब्दाली की मृत्यु हो जाती है। तो कहने का अर्थ है कि एक तो पतनशील था ही मुगल वंश। ऐसी स्थिति में विदेशी जब 2 आक्रमण हुए 39 में नादिर शाह का, 48 से 67 तक जो है 7 आक्रमण अहमद शाह अब्दाली का, तो इसने बची खुची हुई कसर को भी समाप्त कर दिया। और मराठे जो एक उभरती हुई शक्ति थे, वो मुगलों का स्थान ले सकते थे, वो स्वप्न भी चकनाचूर हो गए। बात समझ में आ रही है? और ये अवसर किसको दिया? तो यही दिया अवसर अंग्रेजों को अपने आप को उदित करने का। अगर यहां पर मुगलों का स्थान मराठे ले लेते तो फिर परिस्थितियां दूसरी हो जाती, लेकिन मराठे भी अपने संकीर्ण दृष्टिकोण से बंधे हुए थे। मराठों के लिए देश का अर्थ होता था सिर्फ महाराष्ट्र, संपूर्ण भारत नहीं। वो उसी तक अपने आप को सीमित रखते, उनकी विचारधारा ही दूसरी थी, इसलिए वो शक्ति ले भी लेते तो संपूर्ण भारत पर शासन शायद ना करते। तो इस तरीके से विदेशी आक्रमण हुआ। अब अवसर किसको दिया? ये सारी चीजें जब उपस्थित थी तो इसमें अवसर दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी को। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास योग्यता नहीं थी। अगर योग्यता होती तो ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन पुनीता जी 1608 में ही भारत में हो गया था। 1608 से 1757 तक ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो अपने आप को सिर्फ व्यापारिक कंपनी के रूप में प्रस्तुत करती रही। उसकी महत्वाकांक्षा जो है नहीं उभर पाई। क्यों? कि अभी मुगलों की शक्तिशालीता बाकी थी। मुगल काफी शक्तिशाली। औरंगजेब के समय में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोशिश की 1688 ईस्वी कि हुगली को लूट लिया। किसने? कंपनी ने। तो इसका बहुत दंडाने शिकन जवाब उसको मिला कि इतना मारा औरंगजेब ने कि उसको हुगली छोड़कर भागना पड़ा, जाके पाल्टा में जो है संलग्न। और उसके बाद जो है समझौता करना पड़ा जॉब चारनाक को। जॉब चारनाक उस समय कंपनी का जो है नेता था। तो रहम कर दिया औरंगजेब ने कि ठीक है जाओ, छोड़ देते हैं तुमको। और तब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी बची थी। तो ऐसी बात नहीं थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी 1757 के बाद ही प्रयास किया राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने। पूर्व में भी प्रयास किया, लेकिन मुगल शक्तिशाली थे, इसलिए उनको कड़ा जवाब मिला। तो अपनी योजना को उन्होंने तिरस्कार कर दिया। लेकिन 1757 तक आते आते ईस्ट इंडिया कंपनी ये समझने लगी कि अब भारत की राजनीतिक एकता समाप्त हो गई है। अब पूरे का पूरे भारत विभिन्न क्षेत्रों में विखंडित हो गया है और हम बारी बारी से एक एक को पराजित करके भारत पर आसानी से कब्जा कर लेंगे। तो रही सही कसर जो पूरा कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी कि ग्रेजुअली धीरे धीरे बंगाल से शुरू किया हस्तक्षेप और मुगल साम्राज्य सिर्फ मुख दर्शक बना और अंत में मुगल साम्राज्य को अपना पेंशन याफ्ता बना लिया और फिर अंत में मौका मिलते ही मुगल वंश का ही समापन कर दिया बड़ी बेदर्दी के साथ। 3 शाहजादों को एकदम दिल्ली में कत्ल कर दिया और जो उसका बुढ़ा बचा हुआ था उसको जाके रंगून में कैद कर दिया और वहीं जो है बेचारा मारा गया। तो इस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी के उदय ने भी मुगल वंश के पतन को अवश्यंभावी बनाया। सैनिक कारण की जहां तक बात है तो देखिए मुगलों का सफलता का जो राज था वो उनकी तोपें थी। बाबर जो यहाँ के स्थानीय शक्तियों को पराजित किया किस बुनियाद पर? तोप के बुनियाद पर। लेकिन अब 200 वर्षों का समय गुजर चुका था।
और अब युद्ध में आग्नेयास्त्र के क्षेत्र में नई चीजों का आविष्कार हो गया। मुगल के जो तोप थे वो अंग्रेजों के तोप के तुलना में पुराने हो गए। कैसे? तो उनकी जो मारक क्षमता थी मुगलों के तोप की, उससे ज्यादा मारक क्षमता की तोप अब अंग्रेज लेकर के आए। दूसरा, इनके पास बंदूक था और वो बंदूक जो है वो स्वचालित था और उसमें गोलियां जो है ऑटोमेटिकली सप्लाई होता रहता। और जबकि इसके पूर्व जो मुगलों के जो बंदूक थे वो भरा हुआ बंदूक थे, यानी चलाने के लिए पहले बारूद भरा जाता था। कि फिल्म में देखे हैं ऐसा, पुरानी पूरी फिल्म होता था कि बारूद में एक बंदूक को चलाने के लिए 3 आदमी होते थे और 2 आदमी जो है 2 बंदूक में भर रहा है और एक तीसरा बंदूक रखा हुआ है तो चलाने वाला चला रहा है और फिर वो भर करके दिया उसको, तो इस ढंग से चलता। तो मुगलों के पास ये थे। अभी भी लाल किला में आप घूमने जाइएगा तो आपको इस तरह का वहाँ छोटा मोटा संग्रहालय भी लाल किला में है। तो कभी जाइए तो संग्रहालय में जाइएगा तो आपको इस तरह का बंदूक, दोनों बंदूक वहाँ देखने को मिलेगा, भरा हुआ बंदूक भी और जो है 303 का राइफल। तो इस तरीके से सैनिक दृष्टिकोण से जो आग्नेयास्त्र थे उस आग्नेयास्त्र में भी इंफीरियर हो गए मुगल। और सबसे बड़ी बात यह थी कि जो मुगल फौज था अब एक भारी भरकम फौज बन गया। इसकी गतिशीलता खत्म हो गई। भारी भरकम फौज का अर्थ क्या हुआ कि जब शक्तिशाली वो लोग थे तो एक नियम बनाया कि भाई हम लोग जा रहे हैं तो फैमिली से कितना दूर रहे, तो फौज अपने फैमिली को भी साथ लेके चलता। अब 10,000 फौज है तो उसके साथ 1 लाख व्यक्ति उसकी फैमिली है, तो 10,000 व्यक्ति लड़ेगा मन से। आज जबकि ब्रिटिशरों के पास ऐसा नहीं था, जो भी सैनिक थे अकेले थे, तो हल्की थी, गतिशीलता थी ब्रिटिश फौज में। इसकी तुलना में मुगल फौज अपने अंतिम समयों में गतिहीन हो गई, मोबिलिटी उसकी कम हो गई। तो इन सभी सैनिक कारणों से भी मुगल जो है, ऐसा नहीं कि प्रतिकार नहीं किया अंग्रेजों का, बहुत सारे युद्ध हुए, लेकिन हार। क्यों? क्योंकि गतिहीनता आ गई। बक्सर का युद्ध हुआ ना भाई, तब बक्सर में शाह आलम द्वितीय तो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा, टिक पाया, एक ही दिन में मामला सफाचट हो गया। दोपहर तक आते आते सब भाग गए, तीनों के तीनों शक्तियां। तो प्रतिकार तो किया, 3 शक्ति मिलकर बक्सर के युद्ध लड़ा था। शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट, शुजाउद्दौला अवध का शासक और मीर कासिम जो है बंगाल का शासक। मीर कासिम तो उसमें बंगाल का शासक नहीं रहा, उसके पूर्व में था। तो बंगाल, अवध और मुगल तीनों को बक्सर के युद्ध में धूल चटाया अंग्रेजों ने। तो किस ग्राउंड पे? इसी ग्राउंड पर ना कि सैनिक शक्ति से श्रेष्ठ थे। प्लासी का युद्ध मान लीजिए कि धोखेबाजी का युद्ध था, चलिए, लेकिन बक्सर का युद्ध हम आमने सामने की लड़ाई थी। इस लड़ाई को अंग्रेजों ने जीता। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि ब्रिटिश जो थे अब मुगलों की तुलना में ज्यादा शक्तिशाली सैनिक दृष्टिकोण से। तो मित्रों, ये वो 6 कारण थे जो सामान्य थे, जो लगभग पूर्व के जितने साम्राज्य थे सभी में लागू होते, मुगलों में भी लागू। लेकिन मुगलों का कारण सिर्फ इन पारंपरिक, मुगलों का पतन सिर्फ इन पारंपरिक कारणों से नहीं हुआ। सुनो भाई, प्लीज टेक अटेंशन। तो मुगलों का पतन जो है सिर्फ ये पारंपरिक कारणों से ही नहीं हुआ, बल्कि साहब इसके लिए कुछ विशिष्ट कारण भी अकाउंटेबल थे। अब विशिष्ट कारण, जैसा कि पहले ही क्लास लेने से पहले ही बता दिया था कि वो ऐसे कारण जो सिर्फ अमुक वंश के पतन के लिए उत्तरदायी हो, तो उसको हम लोग विशिष्ट कारण बोलेंगे। तो विशिष्ट क्यों? कि जैसे है कि जागीरदारी संकट। इस जागीरदारी संकट को आप एक दूसरा नाम भी दे सकते हैं, मनसबदारी संकट। हम जागीरदारी संकट बोले या मनसबदारी संकट बोले, दोनों का अर्थ एक ही होता है। कैसे? कि मुगल जो थे बादशाह, उनके प्रशासनिक ढांचा का एक नवीन विशेषता थी, और विशेषता क्या थी? मनसबदारी व्यवस्था। मनसबदारी व्यवस्था को पूर्व में हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ चूंकि
पतन के लिए अकाउंटेबल उसको हम मान रहे हैं, तो थोड़ा सा ब्रीफ कर देना चाहते हैं कि मनसब का अर्थ होता है पद, पोस्ट, और इसको धारण करने वाला व्यक्ति कहलाता था मनसबदार। अब अंतर पूर्व से क्या था? पूर्व में भी पद धारण करते थे लोग, अभी भी कर रहे हैं। तो डिफरेंस क्या था मनसबदारी व्यवस्था? तो डिफरेंस ये था कि पूर्व में पद सैनिक और असैनिक में विभाजित होते थे। सेना का पद अलग होता था और असैनिक का पद अलग होता था। मनसबदारी व्यवस्था में सैनिक असैनिक दोनों पदों को एक कर दिया और ये कहा गया कि मनसबदार चाहे सैनिक हो चाहे असैनिक हो, सेना सबको रखनी पड़ेगी, और सेना के खर्च के लिए जितना बड़ा मनसबदार होता था उतनी बड़ी उसको जागीर दी जाती। तो इस व्यवस्था का संस्थापक जो था अकबर। तो अकबर ने जिसको जितना का मनसबदार बनाया, जितना का अर्थात कि जात और सवार, कि जितना जात का मतलब उसका व्यक्तिगत पद था। जैसे आप इसको ऐसे समझिए कि एसएसपी होता है, एसपी होता है, डीएसपी होता है, तो ये पद है और सभी के सभी पुलिस पद है। लेकिन इसका एक अलग इस पद का वैल्यू है। क्या वैल्यू है भाई? कि एसएसपी के अधीन बहुत सारे एसपी होंगे, एसपी के अधीन डीएसपी होंगे, डीएसपी के अधीन इंस्पेक्टर होंगे और इंस्पेक्टर के अधीन सब इंस्पेक्टर होंगे और सबके क्षेत्र बटे हुए होंगे, सबके वेतन अलग होंगे। बात समझ में आई? तो इसी तरीके से 7,000 का जात, 6,000 का जात, 5,000 का जात, तो ये जो था ये वेतन के आधार पे जात के पदों का निर्धारण कि हायरार्की में कौन बड़ा मनसबदार है। अब उसको उत्तरदायित्व सौंप दिया गया, तो ये तो उसका वेतन हुआ। प्लस हमने कहा कि हर मनसबदार को सेना भी रखनी होती थी, तो सेना रखने के लिए जात के साथ सवार पद जोड़ दिया गया। अब इसका मतलब हुआ मनसबदार जातो सवार का मालिक हो गया, मतलब कि अपने पद के भी वेतन का और जो सैनिक उसके पास है उसके खर्च के भी प्रबंधक का। आई दोनों के लिए जो मुगल सम्राट होता था उस मनसबदार को जागीर प्रदान करता। जागीर का मतलब भूमि का एक टुकड़ा। वो किस लिए प्रदान किया जाता मुन्ना भाई? वो इस उद्देश्य से कि उस भूमि के टुकड़े से वो अपने जात के लिए वेतन और अपने सवार के लिए वेतन निकाल ले। तो ये दोनों का वेतन हासिल कहलाता था। और जो राजस्व वसूला किया गया उस जागीर से उसको जमा कहलाता था। तो स्वाभाविक सी बात है हासिल से ज्यादा जमा होना चाहिए। आप समझ रहे हैं कि नहीं अभिषेक? तो अगर हासिल से अधिक जमा होगा इसका मतलब मनसबदारी में कोई संकट नहीं है। बड़ी प्यार से समझिए। तो अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था में को इतने वैज्ञानिक ढंग से लागू किया कि हासिल हमेशा जमा से अधिक वसूला। तो उससे क्या हुआ? फवाजिल प्राप्त हुआ। फवाजिल टर्मिनोलॉजी है, मुगल टर्मिनोलॉजी, जिसका मतलब हुआ अधिशेष, सरप्लस। क्या? सरप्लस। बड़ी से समझा रहे हैं आप। इसका अर्थ क्या हुआ कि मान लीजिए कि 1,000 रुपया तय हुआ खर्चा, कि 100 रुपया जो है वो मनसबदार का वेतन हो गया और 900 रुपया सैनिकों का वेतन हो गया, और जमा आया कितना साहब? तो 1200। यानी 200 फवाजिल हो गया। तो उसमें नियम यह था कि फवाजिल को केंद्रीय राजकोष में जमा करना। कितनी सुंदर बात। तो ये वैज्ञानिक ढंग से अकबर के समय में यह स्थापित हुआ, और जितने मनसब थे, जितने मनसबदार थे, वो सब फायदे में थे, तो मुगल भी फायदा में थे। अब देखिए इसमें टूटन कहां से आता है। बिल्कुल स्पष्ट पहले ही पढ़ाए थे, फिर एलोबरेट कर दे रहे हैं ताकि आपको ये संकट, ये व्यवस्था पूरी अच्छी ढंग से समझ में आए। सुनीता जी,
तो जहांगीर ने क्या किया, 2 अस्पा सी अस्पा लागू किया इसी मनसबदारी में, याद पड़ रहा है आपको। इसका अर्थ क्या था मुन्ना भाई? इसका अर्थ ये न था कि अब सैनिक जो एक इकाई था, एक यूनिट था, उसके पास एक घोड़ा होता था। तो एक घोड़ा होता था तो युद्ध कर रहा, अगर घोड़ा जख्मी हो गया तो सैनिक भी बेकार हो गया। तो इस कमी को पूरा करने के लिए जहांगीर ने यह किया कि सी अस्पा का नियम लागू किया, यानी अब सवार तो एक ही होगा लेकिन वो 2 घोड़ा रखेगा। अब घोड़ा रखेगा तो वेतन तो नहीं बढ़ाया गया, तो घोड़वा रखेगा तो घोड़वा खाएगा ना कुछ, कि भूखा रहेगा। तो अब उसके जो सैनिक थे उस पर जो है बोझ पड़ना शुरू हुआ। बात समझ में आ रही है ना? तो संकट यहां से शुरू हुआ अभिषेक। और इसी में एक घटना और घटी जहांगीर के समय कि अफगान जो अभी तक विद्रोही थे वो जहांगीर के समय में जो है वो मुगल मनसबदार बने। यानी अब अफगानों ने मुगलों से समझौता कर लिया कि हम लोग लड़े उड़ेंगे नहीं, सो अब आपके साथ ही हम रहेंगे। तो बोला ठीक है, तुमको मनसबदार बना लेते हैं। तो मुगलों की मजबूरी थी ये कि उसको साथ में रखे, नहीं रखेंगे तो फिर ये विद्रोह करेगा, इसलिए मुगल मनसबदार में शामिल कर लिया जहांगीर में। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है कि अफगान जो है वो किसके शासनकाल में मुगल मनसबदार बने? जहांगीर। तो जहांगीर याद रखिएगा, बहुत टफ क्वेश्चन है, लेकिन मेंस में इस ढंग से आप पढ़िएगा तो आपके लिए आसान होगा। अब मुन्ना भाई जमीनवा तो उतना ही था। अकबर ने तो अपने जीवन में सेट करके चला गया कि बस भारत की जमीन इतनी है, उसकी मनसबदारी है। तो पुराने मनसबदारों को तो हटा नहीं सकता था कौन? जहांगीर। क्योंकि ये कन्फेडरेशन से बंधे हुए थे, समझौता हुआ था अकबर की कि आप स्वतंत्र रहिएगा अपने रियासत में, प्लस आप मेरे मनसबदार भी रहिएगा। तो अगर उससे मनसब छीन लिया जाता तो वो राजपूत क्या होता? विद्रोही हो जाता। तो एक विद्रोही को शांत करके दूसरा विद्रोही बनाता जहांगीर। तो उसके लिए यही था कि पूर्व के मनसबदारी में ही उसने अफगानों के ऊपर भी भूमि प्रदान की, जागीर प्रदान। अब जो पहले वाला मनसबदार था उसका मनसब उतना ही रहा, लेकिन भूमि कम हो गई। तब अब आइए कि हासिल और जमा में अंतर पड़े। यहां से हासिल क्या हो गया? ज्यादा हो गया, और जमा जो है वो कम हो गया। रेवेन्यू कम वसूल होने लगा और खर्च बढ़ गया। क्या सूरत बात? अब फवाजिल खत्म हो गया तो सेंटर को रेवेन्यू भी जाना पड़ा, मैंने सेंटर भी कमजोर हो गया। तो सिर्फ अफगानों को शामिल कर लेने से क्या हुआ साहब कि अब पूर्व के मनसबदार भी घाटे में, अफगान भी घाटे में और सेंटर भी घाटे में। कितनी खूबसूरत! माने पहले तीनों लाभ में थे, मनसबदार भी लाभ में थे, किसान भी लाभ में था और मुगल सम्राट भी लाभ में था। लेकिन जहांगीर के समय से ये टूटन जो शुरू हुआ तो सब घाटे में आ। अब शाहजहां के समय में ये इतना विकराल हो गया कि शाहजहां ने कहा कि ठीक है, तुम्हारी मनसबदारी से पैसा ना मिल रहा है तो हम नगद वेतन देंगे, राजकोष नगद वेतन देंगे। ठीक है दीजिए। तो अब सेंटर पैसा देने लगी तो सेंटर के पास पैसा जाना चाहिए था, अब सेंटर से आने लगा। तो सेंटर ये पैसा कब तक देता? तब उसी समय क्या होगा कि ना साल भर का नहीं देंगे, 8 महीना का देंगे। तो बाकी 4 महीना सैनिक क्या खाएगा? तो धीरे धीरे आप देखिए ग्रेजुअली कि मनसबदारी संकटग्रस्त होते चला जा रहा है। और औरंगजेब के समय में उसके चारों चक्के बैठ गए मनसबदारी के। तो इस प्रकार से साहब जागीरदारी के मनसबदारी व्यवस्था में संकट आ गया। और जब जिस व्यवस्था से, जिस चक्का से साम्राज्य चल रहा है वही भ्रष्ट हो जाए, वही फट जाए, पंक्चर हो जाए, तो फिर वो सम्राट कैसे चले? बात समझ में? अब इससे जुड़ा हुआ था इजारादारी।
इजारादारी क्या था कि अब नए नए सामंत या मनसबदार जो बनने लगे तो रहते थे तो दरबार में या फिर उनका अपना इलाका होता था और टैक्स कलेक्शन करना उनके लिए दुरूह काम हो गया। उत्पादन होगा तब ना टैक्स देगा, नहीं होगा तो कहां से देगा? या जितना उत्पादन हो रहा है उसके अनुपात में ना आप टैक्स लीजिएगा, बढ़े हुए दर पर टैक्स कैसे लीजिएगा? तो इन सभी मुद्दों के वजह से टैक्स कलेक्शन में झगड़े होने लगे। तो मनसबदारों ने क्या किया कि हम इस झगड़े में क्यों पड़े? उसने ठेके पर दे दिया टैक्स कलेक्शन को दूसरे व्यक्ति को, मैंने अपने जागीर को जो है इजारा कर दिया कि हमको उससे मतलब नहीं है, तुमको ये भूमि हम दे रहे हैं इतना कट्ठा, तुम साल में हमको इतना पैसा दे दिया। तो ये इजारा कहला। अब जो इजारा पर लिया वो अपना फायदा देखेगा कि हमको उसको भी टैक्स देना है जो फिक्स हुआ है, और वो इतना बढ़ा हुआ टैक्स लगाया है कि उसको मुगल वंश को देना है या अपने मनसबदार को देना है। तो इस ढंग से कृषक पर ज्यादा बोझ आ गया टैक्स। तो इजारे व्यवस्था ने रही सही कसर भी जो है वो खत्म कर दी और उसके कारण से कृषि पर संकट आ गया। क्योंकि अब किसान 100 किलो अनाज पैदा कर रहा है तो कहीं कहीं पर उसे 90 किलो टैक्स के रूप में वसूल लिया जा रहा है। तो फिर वो खेती करेगा क्यों? भूमि तो उसकी है नहीं, तो वो भागने लगा कि हम इस इलाके में नहीं रहेंगे। अब भूमि भी है, किसान भी है, लेकिन खेती नहीं हो रही क्योंकि खेती लाभ का व्यवसाय अब नहीं बन गया। तो ये कृषि संकट। और याद कीजिए इस बात को, ये हर दौर में ये रिसर्च का है, इरफान हबीब और सतीश चंद्रा ने दोनों ने इसी पर रिसर्च किया है कि भारत का ये दुर्भाग्य रहा है कि हर दौर में कृषि का संकट उत्पन्न हुआ। आज भी आप देखिए तो किसानों को की उत्सुकता भूमि से क्यों खत्म हो जा रही है? क्योंकि भूमि से जितना लाभ मिलना चाहिए उतना लाभ उनको नहीं मिल पाता। अगर आज मुन्ना भाई खेती कर रहे हैं मान लिया जाए और इनके पास 20 कट्ठा खेती है और 20 कट्ठा में ही इनको 2 लाख रुपया एकदम एक फसल में लाभ हो जाए और 2 या 3 फसलें इनको बोना है अपने 20 कट्ठे, तो मान लिया 3 नहीं 2 ही फसल चावल और गेहूं खाली ये बोए और हर में 2-2 लाख रुपया इनको बच जाए तो 4 लाख हो गए। तो इनका लगाव जो है भूमि से हटेगा ना भाई, एकदम लगना है 4 लाख का मामला है। लेकिन अभी क्या है कि जो 20 कट्ठा है उसमें से खाने भर मिल जाता है, उतनी उत्सुकता नहीं, हार्ड कैश नहीं आता। अरे कर लेते हैं इसलिए जी कि साल भर बैठ के खाएंगे कम से कम, कुछ हो या नहीं। तो ये जीवन निर्वाह की जो स्थिति है भारतीय कृषि, ये सबसे बड़ा संकट है और ये संकट आज भी है, ये संकट पहले भी था और इसी संकट की वजह से मुगल वंश का पतन हुआ। तो ये भी कारण बनता है वर्तमान डेमोक्रेटिक कंट्री। आपके दिमाग में प्रश्न उठता होगा, तो बहुत सारे पार्टियों का पतन भी इसी कारण से होता आ रहा है कि कृषि के समस्या को जो पार्टियां नहीं डील कर पाई, किसानों ने वोट नहीं दिया और उनकी सत्ता समाप्त हो गई। क्योंकि हर व्यक्ति भारत में जब 64-65% आबादी कृषकों की है, उसका जुड़ाव भूमि से है, तो चाहे वो कोई व्यवसाय कर रहा हो लेकिन है वो कृषक है वो किसान है किसी न किसी रूप में। 30-35% लोग भारत के ऐसे हैं जो किसान नहीं है। तो बहुमत तो भारत में किसानों की। तो किसी कृषि में संकट आएगा तो सत्ता में परिवर्तन होगा ही, जैसे मुगलों का पतन हुआ, मुगलों की सत्ता में परिवर्तन हुआ। तो मुगलों का पतन को इस दृष्टि से भी देखने की आवश्यकता है। और अंत में अंतर्राष्ट्रीय घटना है, इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारी ऐसी घटनाएं घट रही थी जो साम्राज्यों का पतन का था और साथ ही साथ नए नए साम्राज्यों का उदय है। और इसमें टेक्नोलॉजी जो है बहुत प्रभावी भूमिका निभा रही है। जैसे पानी वाला जहाज, जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन के पहले पुर्तगीज था, तो इनका समुद्र पर राज था
बाद में वो स्थान ब्रिटेन ने ले लिया, इसका समुद्र पे राज हुआ। समुद्र पर राज कैसे हुआ भाई? तो बड़े बड़े इसके जहाज थे, भारत से बार बार ये भगाए गए। बहुत सारा मॉडर्न में पढ़ाएंगे युद्ध, बच कैसे जाते थे? तो अपने जहाज में जाकर के साल 2 साल पड़े हुए हैं, फिर लौट कर करके आए। उनकी शक्ति खत्म नहीं होती थी और इनके व्यापार को बाधित कर रहा था। तो इस तरीके से तकनीकी रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो परिवर्तन हो रहे हैं, वो परिवर्तन भारत का शासक नहीं कर रहा, इसलिए वो पिछड़ गया और मुगल वंश का पतन। तो छात्रों, ये वो टॉपिक था जिस टॉपिक को आपने बहुत अच्छे से समझा, और हम अपेक्षा करेंगे कि मुगल वंश में जितनी भी चीज़ों को पढ़े हैं उसको रिवाइज कीजिए और उसका मुख्य परीक्षा का टेस्ट दीजिए आप। और टेस्ट जब पूरे मुगल का दे देंगे तो आपको मुगलों पर पूरा वर्चस्व स्थापित हो जाएगा। थैंक यू।